हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवा रहा था, जो कि आपके आने वाले सीटेट 2020 के लिए यानी कि 2020 में जो 5 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है उसको क्रैक करने में आपकी ये बहुत मदद करेगा। जिसमें मैंने आपको थियोटिकल पोर्शन क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की ईवीएस जहां से पूछा जाता है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी, और उसी से रिलेटेड मैंने आपको शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करे थे यानी कि ईवीएस शॉर्ट नोट्स के नाम से, जो कि आपको बहुत अच्छे भी लगे थे और काफ़ी इस यूजफुल भी है। आपके कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है और वो भी अच्छी तरीके से। ओके, जो कि आप काफ़ी दिनों से देख रहे हो, जो कि आज की हमारी ये क्लास नंबर यानी कि लेक्चर नंबर कौन सा है, 16 है। इससे पहले 15 लेक्चर ले चुका हूं, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने कल लास्ट 15 वाले टॉपिक्स में क्या करा था, भारत के नक्शे में कौन सा राज्य किस तरफ है और भारत की कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में और उससे रिलेटेड किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी अच्छी लगी आप सभी को वीडियो, आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। और वहां पर कई बच्चों ने कहा सर उसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, तो टेंशन मत लीजिएगा, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सर्च करके निकाले जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। जैसे ही क्वेश्चंस कुछ 10 12 13 या 14 15 हो जाएंगे, वैसे आपको सारे का सारा पोर्शन दोबारा एक बार करवा दिया जाएगा कि किस प्रकार से रिलेटेड वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे आगे रोग के बारे में, जो कि आप सभी को पता है काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मलेरिया से, डेंगू से, अनीमिया से, यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते रहते हैं। ओके, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नेम रोग डिसीज, यानी कि आपके कौन कौन से रोग होते हैं जो कि आपके ईवीएस के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, रोग तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके ईवीएस के अंतर्गत आते हैं और ईवीएस की बुक्स में कहीं ना कहीं उसका हिंट दे रखा है और एग्जाम्स में कहीं ना कहीं वो पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम केवल। ओके, ये नहीं आपको साइंस पढ़ाने लग जाऊं, रोग जो चैप्टर है वो साइंस का चैप्टर है। ओके, तो ईवीएस में जो सबसे पहला पूछा जाता है आपका, वो पूछा जाता है मच्छरों से होने वाले रोग। ध्यान रखिएगा, जो मॉस्किटो डिजीज होते हैं उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और काफी बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि मच्छरों से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो होते हैं, ये जो सारे डिजीज हैं वो किसके द्वारा होते हैं, मॉस्किटोज के द्वारा, मच्छरों के द्वारा। आप सभी को पता है, जो कि क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का एक समूह है, उसको चुनिए। तो ध्यान रखिएगा, ये तीन जो रोग हैं आपके, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों के तीनों रोग जो है वो किसके काटने से होते हैं, तो मच्छरों के काटने से होते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिखा रखा है मैंने, आपके इनके जो मच्छर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कौन कौन से मच्छर होते हैं वो भी मैं आपको नाम बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है, चिकनगुनिया किससे होता है और डेंगू किस मच्छर से होता है। नाम कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको नाम भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखोगे कि मच्छरों से होने वाले रोगों का समूह क्या है, तो ये केवल 3 है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ओके, नेक्स्ट बिंदु है मलेरिया मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम। ध्यान रखिएगा, जो मादा मच्छर होती है एनफ्लीज मच्छर, जो कि नीचे आप ये इमेज देख रहे हो, ये कौन सी मच्छर है, तो मादा एनफ्लीज मच्छर की एक इमेज है जो कि कैसी होती है, भूरे चिट्टेदार रंग की होती है। ओके, तो मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मच्छर होते हैं उसमें से जो मादा होती है केवल वही खून चूसती है, नर नहीं चूसते। मादा को अंडे देने होते हैं और अंडों को पोषक तत्व कहां से मिलता है, वो खून से मिलता है, इसलिए वो खून चूसती हैं। ओके, तो मलेरिया, पहला क्वेश्चन, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि उनके अंदर एक प्रोटोजोआ यानी कि आपका एक परजीवी पाया जाता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। उसके इंजेक्ट करने से मनुष्य के शरीर में वो इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा, तब जाकर वो मनुष्य को क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और साथ ही साथ में कई बच्चे कहते हैं कि सर इसका ये तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है, तो ध्यान रखिएगा एंडीज मच्छर जो कि ये है आपके सामने इमेज देख रहे हो, दोनों मच्छरों में कितना डिफरेंस है। ओके, तो एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, तो चिकनगुनिया होता है, और माजा, मादा नहीं, माजा एंडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। तीनों को ध्यान रखिएगा, एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, एंडीज मच्छर के काटने से होता है आपका चिकनगुनिया, और माजा एंडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। ओके, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए।
अब आप सभी को मलेरिया के इन्फेक्शन के बारे में बता देता हूं कि मलेरिया में जो होता है ना, वो ठंड लगकर कपकपी के साथ क्या आता है, बुखार आता है। यानी कि जो पेशेंट होता है मलेरिया का, उसको कोल्ड और स्लिवरिंग इन मलेरिया, यानी कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक बच्चा जो है वो खेल के मैदान में उसको ठंड लगकर कपकपी के साथ आ रहा है और वो खेलने में असमर्थ है, तो उसको किस चीज से वो ग्रस्त हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा वो किस चीज से ग्रस्त हो सकता है, तो मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लिखकर उसके आगे मोस्ट लगा लीजिएगा। ओके, अब ध्यान रखिएगा जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन ब्लड्स जो होता है हमारा शरीर में जो खून होता है उसके अंदर मलेरिया टेस्ट के द्वारा हमारे शरीर के अंदर मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो इमेज, वो खून के अंदर मलेरिया के परजीवी डाल दिए जाते हैं, इंजेक्ट करवा दिए जाते हैं वो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, और हमारे रक्त में मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं मलेरिया परीक्षण, मलेरिया टेस्ट के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पता लगता है, तो परीक्षण में मानव के रक्त के अंदर मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं उसके द्वारा पता लगता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वर्षा के बाद, ध्यान रखिएगा वर्षा के बाद मलेरिया ज्यादा फैलता है। वर्षा कब होती है, तो आप सभी को पता है जून के मिड से स्टार्ट हो जाती है और अगस्त सितंबर तक चलती है। ओके, तो जून से मिड से लेकर अगस्त सितंबर तक आपका मलेरिया सबसे ज्यादा फैलता है, यानी कि बारिश के दिनों में। और डेंगू जो फैलता है वो कब फैलता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। ज्यादातर आपका डेंगू वाला पूछा गया है कि डेंगू इन अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि सबसे ज्यादा जब फैलता है डेंगू वो कब फैलता है, सर्दियों के दिनों में, अक्टूबर से दिसंबर के दिनों में। और मलेरिया बरसात के मौसम में, जैसे कि देख सकते हो बरसात के मौसम में इधर उधर पानी जमा हो जाता है जिसके कारण ज्यादा मच्छरों के पनपने के कारण बनता है। वो कौन से, तो एनाफिलीज मच्छर के। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मलेरिया कब होता है, डेंगू कब होता है, दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। ज्यादातर आपके डेंगू से पूछा गया तो वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फैलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर के लार्वा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है, ब्राउन कलर होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं काफी बार, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। मच्छर और मच्छर का रंग जो होता है लार्वा का, बच्चों का, वो कैसा होता है, ब्राउन होता है, भूरा रंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया की दवा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया की जो दवा बनती है वो कुनेन से बनती है, जो कि सिनकोना पेड़ की छाल, ध्यान रखिएगा कुनेन जो दवाई है वो किससे बनती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब ये सिनकोना पेड़ होता कैसा है, तो नीचे आप देख सकते हो ये सिनकोना का पेड़ का एक छोटा सा फ्लावर वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। इसी के पेड़ की जो स्टेम्स होती है उसकी में जो छाल होती है, जो ब्राक होती है, उसको छील कर, जैसे कि आप ये देख सकते हो इमेज में, पुराने जमाने में तो इसकी छालों को छील कर निकाल लिया जाता था और उबाल कर डायरेक्ट पिला दिया जाता था, लेकिन अब इसकी क्या बनती हैं, दवाइयां बनती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कुनेन जो मलेरिया की दवाई होती है वो किसकी छाल से बनती है, तो सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, इसके भी आप आगे क्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, और वो भी कैसा, मोस्ट वाला। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में डेंगू का जो मच्छर होता है ना वो कैसे पानी में अंडे देता है, तो साफ पानी में, क्लीन वाटर में वो एग्स देता है अपने। देख लो मच्छर के भी अपने ठाट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा डेंगू का मच्छर जो होता है वो कहाँ देता है, साफ पानी में अंडे देता है। देखा होगा आपने बरसात के दिनों के बाद या फिर कभी कभी सर्दियों में बारिश हो जाती है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो आपके घर के आसपास जैसे कि मटके टायरों में पानी जमा हो जाता है, तो पानी कैसा होता है, बरसात का सबसे प्योर वाटर होता है और उसी में ही मच्छर पनपते हैं, किसके, डेंगू के मच्छर। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सभी के सभी पॉइंटों को। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैस से यह बीमारी फैलती है। ध्यान रखिएगा, पुराना यानी कि इट वाज एन ओल्ड कंसेप्ट अबाउट मलेरिया दैट दिस डिजीज स्प्रेड टू ड्यू टू डर्ट एंड पॉइजनस गैसेस। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे कि जगह जगह पर क्या होते हैं, कचरे फेंके होते हैं और कचरों में से कुछ आपके गैसेस निकलती रहती हैं, तो गैस जो होती है उसी कारण जो होता है वो मलेरिया फैलता है। ये अवधारणा कब थी, ये कंसेप्ट कब था, तो
तो पुराने जमाने का एक कंसेप्ट था। इसको किसने दूर किया था? तो एक साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रोस, उन्होंने इस चीज को दूर करा था। उनके बारे में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप इतना समझिए कि पुराने जमाने में जब तक खोज नहीं करी थी रोनाल्ड रोस ने, उनसे पहले लोगों का यह मानना था कि मलेरिया किससे फैलता है? गंदगी में जो गैस निकलती है उसके कारण फैलता है। ओके, और साथ ही साथ में तालाबों में, यानी कि जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, में मच्छर के लार्वा को खाने हेतु, आप सभी को पता है जहां पर पानी इकट्ठा ज्यादा होता है वहां पर कुछ मछलियां छोड़ देती हैं, यानी कि वहां के इंसान जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उन मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, ये जो मच्छर के लार्वा हैं, इनको खाने के लिए कुछ मछलियां को वहां पर छोड़ दिया जाता है। और वो मछलियां जो होती हैं वो कौन से प्रजाति की होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, गैम्बूसिया, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कौन सी प्रजाति होती है वो? गैम्बूसिया फिशेज होती हैं, जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं। ओके, गैम्बूसिया फिश स्कीप्ड इन द पॉन्ड टू ईट लार्वाज ऑफ मॉस्किटोज। उनकी मच्छरों के लार्वा खाने के लिए इन मछलियों को छोड़ा जाता है। साथ ही साथ में मछलियों के साथ जो होते हैं वो आप पॉन्ड के अंदर या छोटी जगह के अंदर मट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो तेल डालने से क्या होता है? जिसके कारण जो पानी के अंदर O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है, वो समाप्त हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि मच्छरों को, लार्वा को खत्म करने के लिए तालाब के अंदर कई बार हम तेलों का इस्तेमाल करते हैं। उसके कारण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, उसके कारण पानी के अंदर जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, वो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है और खत्म हो जाता है, जिसके कारण लार्वा सांस नहीं ले पाते और धीरे धीरे वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे वो थे आपके मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से रिलेटेड, यानी कि मच्छरों से होने वाली बीमारी, उसके कैसे रोकथाम किए जाते हैं और कौन कौन से उसके सामने, आपके सामने डिसीज देखने को मिलते हैं, उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। ओके, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि मलेरिया के विषय में जो पुरानी अवधारणा थी वो कैसी थी? जहरीलो गैस से फैली जाती थी। चलिए, अब इस अवधारणा को किसने दूर करा था? एक रोनाल्ड रोस नाम के साइंटिस्ट थे, उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, रोनाल्ड रोस, जो कि आपके साइंटिस्ट माने जाते हैं, कहलाते हैं, जिन्होंने मलेरिया की खोज करी थी कि मच्छरों के काटने से होता है। ओके, तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि रोनाल्ड रोस ने खोज की कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। इनका पता, यानी कि जो इसका पता लगाया था उन्होंने कहाँ लगाया था? तो सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में लगाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, रोनाल्ड रोस इन ए हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद डिस्कवर्ड दैट मलेरिया ऑस्क्यूज ड्यू द बिटिंग ऑन मॉस्किटोज। यानी कि रोनाल्ड रोस ने खोज की थी मलेरिया जो होता है वो किसके काटने से होता है? वो मच्छरों के काटने से होता है। इसी के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया था 1902 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये रोनाल्ड रोस की इमेज है, ये कि उनकी जो हॉस्पिटल्स में जो उनकी इमेज ली गई थी वहां की, और साथ ही साथ में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो ये देख सकते हो। तो 1902 में रोनाल्ड रोस को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज के लिए? तो इसी चीज के लिए दिया गया था। ओके, उन्होंने यही खोज करी थी कि मलेरिया काटने को, मलेरिया किस चीज के होता है? मॉस्किटोज, यानी कि मच्छरों के काटने से होता है। ओके, और साथ ही साथ में इन्होंने बताया था कि इन मच्छरों का रंग जो होता है वो कैसा होता है? भूरे, व पंख कैसे होते हैं? छिट्टेदार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और उनका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। और साथ ही साथ में उनके लार्वास जो होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये लार्वास जो है सारे के सारे किसके हैं? वो एनोफ्लीज मच्छर के ही हैं, जो कि इनका भी रंग कैसा होता है? भूरा होता है, जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हो। जो कि उनके पेट में जीवाणु होता है, जो कि प्लाज्मोडियम मैंने आपको बोला था, वो मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट करवा दिया जाता है मच्छरों के द्वारा, और उसके कारण मनुष्य के रक्त के अंदर मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं, तो मनुष्य मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। ओके, और इसी के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये है रोनाल्ड रोस की इमेज, आप देख सकते हो रोनाल्ड रोस। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने खोज करी थी, इनको क्या नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, मृत्यु कब हुई थी, तो आप सभी की सभी इस चीजों को जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी रोनाल्ड रोस के बारे में। चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया के कारण, रीजन ऑफ एनीमिया। आप सभी को पता है एनीमिया जो होती है एक ऐसी
बीमारी है जो कि बच्चों के अंदर क्या ला देता है, शारीरिक और मानसिक रूप में वो कमजोरी ला देता है, तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है और साथ ही साथ में उसकी लंबाई सही से नहीं बढ़ पा रही होती है, फुर्ती में कमी आती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। ओके, तो अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि बच्चे के अंदर क्या ले देता है, सुस्ती ला देता है। अब ये होता किस कारण है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अब कई बार ये एनीमिया ए ऐसा लिखा जाएगा और कई बार आ लिखा आ जाएगा, तो अनीमिया हो कि एनीमिया हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त की सामान्य मात्रा जो होती है वो 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे क्लास 5th की चैप्टर नंबर 8, तो वहां पर आपको एक आरती नाम की बच्ची है जो कि कितने साल की है, 12 साल की है। तो स्कूल में उसका क्या हुआ था, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ था, जिसके कारण उसकी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा निकली वो कितनी निकली थी, 8 ग्राम निकली थी। ओके, जिसके कारण उसको क्या ग्रस्त किया गया था, तो एनीमिया से ग्रसित किया गया था। ओके, ये जो रिपोर्ट थी वो दिल्ली के नगर निगम स्कूलों की ली गई थी। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो नॉर्मल रेंज जो बोल रखी है वो कितनी बोल रखी है, 12 से 16 ग्राम बोल रखी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है महिलाओं के अंदर, ध्यान रखिएगा, स्त्रियों के अंदर की बात करी गई है, ये उनके अंदर कितनी होती है, 12 से 16, और पुरुषों के अंदर कितनी होती है, तो 14 से 18, 2 बढ़ा दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके, मनुष्य में होती है 14, यानी कि पुरुषों में होती है 14 से 18, महिलाओं में होती है 12 से 16। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा टेस्ट किया गया, देखो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, 20/6/2007 को टेस्ट किया गया था, फिर 15/9/2007 को टेस्ट किया गया। जब उसका दोबारा टेस्ट किया गया, कुछ टैबलेट्स दी गई उनको खाने के लिए, तो उनका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ गया, तो 8 से 10.5 हो गया, जो कि अभी भी नॉर्मल से कम है, अभी भी एनीमिया से ग्रसित है वो। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कितना होता है और उसको बढ़ाने के लिए, यहां पर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उसको कुछ टैबलेट्स दी गई थी आयरन की। अब आयरन की कमी के कारण ही हीमोग्लोबिन कम होता है और खून बनना बंद हो जाता है। पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी आपके सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है मैंने, ताकि आपको समझ में आ सके और ये भी पता चल सके कि महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन जो रक्त होता है उसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है। ओके, चलिए कुछ और बिंदु पढ़ लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हीमोग्लोबिन अथवा लौह की कमी से एनीमिया होता है। अब ध्यान रखिएगा, चाहे आपका वो हीमोग्लोबिन दे रखा हो या लौह दे रखा हो, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन और लौह एक ही तत्व है। लौह जो होता है वो हीमोग्लोबिन पर पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही रक्त को बढ़ाने का कार्य करता है। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा, लो और हीमोग्लोबिन, अभी मैंने आपको बोला हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन की पिल्स दी गई थी, आयरन की गोलियां दी गई थी। वो किस लिए, तो एनीमिया जो बीमारी थी, जो डिसीज थी, उसको दूर करने के लिए। ओके, तो और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन में लौ तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने आपको अभी बताया था कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लौ होता है, और वैसे ही क्लोरोफिल में, अब तक क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है लेकिन वहां पर पॉइंट मुझे देखने को मिला, इसलिए मैंने आपको यहां पर हिंट दे दिया कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में लौ तत्व पाया जाता है। और नीचे मैंने आपको एक इमेज दे रखी है, अगर कोई बच्चा नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं है कमी, फॉर एग्जांपल अगर वो स्त्री है, उनकी जो रक्त की मात्रा है वो 12 से 16 है, और अगर वो पुरुष है वो 14 से 18 के बीच में है, तो उनका हाथों का रंग जो होगा, उनके शरीर का रंग जो होगा वो इस प्रकार से होगा। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा हाथ कैसा है, रेडिश सा है, लाल रंग का है। लेकिन जहां पर वो एनीमिया का शिकार हो जाता है तो वहां पर उसके रेड ब्लड सेल देख सकते हो, यहाँ पर ये खून की मात्रा क्या है, इसकी मात्रा पूर्ण है, सही तरीके से है। देख सकते हो कितने सारे डॉट्स बने हुए हैं, ये सारे क्या है, रेड ब्लड सेल है। लेकिन वहीं पर ही जब एनीमिया से ग्रसित होता जाता है तो देख सकते हो कितने कम हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल्स के वो तत्व देखने को मिल रहे हैं, बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसलिए हाथ जो है वो थोड़ा सा येलोश यानी कि पीला पीला सा पड़ने लग जाता है। देख सकते हो दोनों के हाथों में कितना डिफरेंस है। ओके, तो नॉर्मल व्यक्तियों का हाथ का रंग ऐसा होता है और एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति का हाथ का रंग ऐसा हो जाता है। क्यों, क्योंकि शरीर में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी हो तो शरीर थोड़ा थोड़ा सा पीला पड़ने लग जाता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बाकी मैंने डिफेंसिव बताई दी आपको, कितनी नॉर्मल होती है और कितना कम होता है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको एनीमिया या किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके लिए क्या है। तो उसके लिए आपके लिए पौष्टिक आहार, जितना भी आपका पौष्टिक घर का खाना होता है वो ले सकते हो। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो आप इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वो भी मोस्ट। गुड़, आंवला और
हरी, यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, ही हो गया। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो सारे की सारी आयरन से भरपूर होती है और वो आपको क्या करती हैं, एनीमिया से ग्रस्त होने वाले व्यक्ति को दूर ले जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां जो की इमेज नीचे देख सकते हो, चाहे वो जैकरी हो, गुड़ हो, आंवला हो या ग्रीन वेजिटेबल्स हो, ये सारे के सारे अच्छे स्रोत होते हैं किस चीज के, आयरन के, यानी कि लौह तत्व के। आप सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप कोई भी ऐसी सब्जी लो जिसको आप काटो और थोड़ी देर के लिए रहने दो तो वो हल्की हल्की काली सी पड़ने लग जाएगी। उसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। चाहे आप ले लो फॉर एग्जांपल पालक, पालक को काटो, थोड़ी देर छोड़ दो, वो काली काली सी पड़ने लग जाती है। कोई सी भी सब्जी ले लो, काटोगे उसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तो वो काली सी पड़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति के अंदर अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका वो एनीमिया से ग्रसित जो होगा वो दूर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत जो होते हैं वो आपका क्या होता है, मेन सोर्सेज इंक्रीजिंग करने के लिए हीमोग्लोबिन को दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यानी कि जो आपका पौष्टिक आहार होता है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके, वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का आपका मुख्य तत्व निभाते हैं। जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपके जो पौष्टिक आहार होते हैं आप उसको लोगे ना तो भी आपका हीमोग्लोबिन दूर रहेगा, मतलब भरपूर मात्रा में आपके शरीर के अंदर रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मक्खियों से होने वाली बीमारी, फ्लाई डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला पॉइंट निकल के आता है कि मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। अब जैसे कि एक मक्खी का नाम सुना होगा आपने, सीसी फ्लाई। अब वो सीसी फ्लाई जो होती है वो मक्खी एक ऐसी मक्खी होती है जो सबसे ज्यादा स्टमक डिजीज को उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हैजा हो गया, डायरिया हो गया, निंद्रा यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो गया, ये सारी की सारी बीमारियां किस चीज से होती है, तो मक्खियों से होती हैं। क्यों? क्योंकि मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठती रहती है, खानों पर बैठती रहती है, जिसके कारण उसके क्या होते हैं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हैजा, डायरिया और निंद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो किसके कारण होता है, तो मक्खियों के कारण, फ्लाइज के कारण होता है। और वो भी कौन सी, तो सीसी फ्लाई होती है एक, उसके कारण होता है ये आपका। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा मक्खियों की से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीवाणु और विषाणु यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारी। वैसे तो आपके फंगी है और भी प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके ईवीएस की बुक में जितनी बार भी देखा जाए वो बैक्टीरिया यानी कि आपके जीवाणु और विषाणु से ही बीमारियां देखने को मिली है। सबसे ज्यादा जीवाणु के बारे में पूछा गया है, इन दोनों से रिलेटेड ही आपके अब तक ईवीएस में मैंने देखा कि अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना ईवीएस में तो इन्हीं से ही पूछा जाता है। ओके, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो पहला हो गया आपका कुष्ठ रोग। देखा होगा आपने, छोटे छोटे से शरीर पे धब्बे पड़ जाते हैं, कुष्ठ रोग पड़ जाता है, लेप्रोसी हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा, टीवी, निमोनिया, डायरिया या खाद्य मतलब फूड पॉइजनिंग। ओके, जैसे देखा होगा आपने, उल्टी आने लग जाती है तो वो शरीर में जो खाना खाते हैं हम वो पचता नहीं है, किस कारण, फूड पॉइजनिंग यानी कि कुछ गलत सलत खाने के कारण हो जाता है ये। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 6 ही बता रहा हूं, जो कि आपके किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ये कहीं ना कहीं आपकी ईवीएस बुक में हिंट दे रखा था, इसलिए मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बता दी। ये किस कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। और साथ ही साथ में एक पॉइंट आपका आ रखा था पोलियो। ध्यान रखिएगा, पोलियो किस कारण होता है, तो वायरस डिजीज है ये विषाणु जनित रोग है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो किस प्रकार का रोग है, तो विषाणु यानी कि वायरल डिजीज है ये। ओके, इसी के साथ साथ में चेचक हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, जुकाम हो गया, ये स्वाइन फ्लू हो गया, ये भी सारी की सारी क्या है, वो वायरस डिजीज है। ओके, जुकाम तो फिर भी आपसे पूछा जा चुका है एक बार, तो ध्यान रखिएगा जुकाम भी कैसा है, वायरस डिजीज है, यानी कि आपका विषाणु जनित रोग है। ओके, दोबारा बता देता हूं, चेचक, पोलियो, एड्स, जुकाम या स्वाइन फ्लू, ये भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके विषाणु जनित यानी कि वायरस डिजीज कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख सकते हो इन बीमारियों को भी। ओके, आपका अब तक जो है ईवीएस में इससे बाहर नहीं पूछा गया है सीटेट के अंदर। बाकी
जो मैंने आपको एक बार ट्रिक भी बताई थी बैक्टीरिया से होने वाली या फिर आपकी वायरस से होने वाली, फंगस से होने वाली, वो मैंने आपको पूरी की पूरी ट्रिक बता रखी है, पूरा का पूरा टेबल याद करवा रखा है। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, मैं आपका बोलोगे तो नीचे में आपका एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। दोबारा वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको ट्रिक के माध्यम से बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको मैंने ट्रिक से पढ़ाया था। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो बता दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ट्रिक से दोबारा पढ़ा दूंगा, आपको सारी की सारी चीजें वहां से आराम से सिंपल से याद हो जाएंगी। ओके, तो ये था आपका कुल मिलाकर आज का चैप्टर डिजीज यानी कि रोग। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। कई बच्चे बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि सर आपकी क्लास का टाइम क्या होता है। ओके, तो अभी फिलहाल जो टाइम है वो है आपका, ये जो क्लास होती है वो होती है आपकी 12:15 पर। दूसरी क्लास होती है आपकी दिन में 4 बजे शाम को, जो कि किसकी हो रही है, वो दीपाली मैम की हो रही है। किस चीज़ की, इंग्लिश की क्लास। और एक हमारा होता था पुराने टाइम पर 6:45 पर, वो दोबारा क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो दिन में अभी आपकी ये 3 क्लास हो रही है। पहली होती है 12:15 पर जो कि शॉर्ट नोट्स की होती है, दूसरी होती है 4 बजे जो कि इंग्लिश की क्लास दीपाली मैम की होती है, और शाम को होती है 6:45 पर मेरी क्लास दोबारा, जो कि मिक्स क्लास चल रही है। फिलहाल आजकल हिंदी ग्रामर चलाई जा रही है आपकी। ओके, हिंदी व्याकरण चलाई जा रही है, उसी में ये है आपकी धीरे धीरे क्या होगा, एसएसटी भी करवाई जाएगी और संस्कृत भी उसी में करवाई जाएगी। ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो क्लास टाइम है ये 3 क्लास चल रही है हमारे दिन में, 12:15, शाम को 4 बजे और शाम को 6:45, यानी कि 7 बजे से 15 मिनट पहले। ओके, तो ये 3 क्लास चल रही है दिन में, टाइम आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके हिसाब से कई बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस का, आपके लेक्चर का हमें क्या नहीं मिलता, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी आईडी यानी कि जिसका नाम क्या है ग्रुप का, तो डीके गुप्ता। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और सर्च बार में सर्च मार लेना है आपको डीके गुप्ता। आप हमारे चैनल में जो ये लोगो बना हुआ है, ये लोगो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। इस लोगो के अनुसार आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको वहां पर सर्च मारने में नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, टेलीग्राम जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड करने के बाद, आप डायरेक्टली हमारे होम पेज पर आ जाओगे और वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को। वहां से आपको न्यू अपडेट्स, लेक्चर शुरू होने से पहले 2 मिनट पहले नोटिफिकेशन, प्रैक्टिस पेपर के लिए जो आपको पीडीएफ दिए जाते हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ में हमारा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा, हमारा खुद का ऑफिशियल एक ऐप है। अगर आप तक आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, वो किस नाम से है, वो डीके एकेडमी के नाम से है। ओके, अगर आप तक आपने उसको ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो ऐप को। वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए वहां से मिल जाएगा। डेली आपके वहां पर टेस्ट होते हैं, यानी कि ऑनलाइन आप एमसीक्यू लगा सकते हो, चाहे वो ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई सा भी हो, आप वहां पर टेस्ट लगाकर देख सकते हो। और हर 30 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, तो 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। 30 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में करने होते हैं, जो कि आपको सीटेट के अनुसार देखा जाए तो 5 मिनट पहले में आपको 5 मिनट आपको गोले भरने में भी लगेंगे, तो 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके अनुसार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी, और साथ ही साथ में आपको टाइम मैनेज भी करना आ जाएगा कि कैसे आपको सीटेट में टाइम मैनेज करना है। ओके, तो जल्दी से जाकर हमारी ऐप, अब तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो नीचे जाकर आपको ऐप का लिंक भी दे रखा है, और साथ ही साथ में आप प्ले स्टोर में आप सर्च मार सकते हो डीके एकेडमी, आपको पहले नंबर पर हमारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, वहां जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, अगर आप तक अपने ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी हम वीडियो देते रहें। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम टू टाइम वीडियोस का, लेक्चर का। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।